चलिए जी। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ टू मशीन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस? तो क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इन्होंने बताया कि भाई आप बताएं कि क्लोजिंग बैलेंस इन दो मशीन का क्या होगा, और उसके बाद उसमें जो डिफरेंस आ रहा है उसके बारे में सवाल है आपसे। कहते हैं कि एक मशीन जो है हमने खरीदी थी और जो दूसरी खरीदी, दोनों का सेम डेट है, सेम अमाउंट है, अमाउंट 1 लाख है। और पहली मशीन पे डेप्रिसिएशन हम 20% के हिसाब से लगा रहे हैं, और दूसरी मशीन जो है उसका डेप्रिसिएशन 20% के डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से लगा रहे हैं। तो एक स्ट्रेट मेथड से सॉल्व किया, स्ट्रेट लाइन मेथड से, और दूसरा किससे सॉल्व किया बेटा उन्होंने? रिटन डाउन वैल्यू मेथड यानी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। तो अब ये जब बताना चाह रहे हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या आएगा बैलेंस में, कि दोनों का अगर हम डेप्रिसिएशन निकालें तो क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा। अब देखिए एक मशीन जो है बेटा वो इसकी वैल्यू, और ये डिफरेंस कितने दिन के बाद पूछा है उन्होंने? 2 साल। तो मैं यहीं पे कोशिश करता हूँ कि आपको समझा पाऊँ कि भाई पहली बात तो ये कि जो मशीन हमने फर्स्ट ईयर में ख़रीदी होगी उसका कॉस्ट, दोनों मशीन का, एक मशीन का 1 लाख है तो दूसरे का भी कितना है बच्चे? 1 लाख है। मैंने यहाँ पे लिख दिया जी मशीन 1, और ये है मशीन 2। उसके बाद अगर मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा स्ट्रेट लाइन मेथड से, जो कि मशीन 1 जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड आप मान लीजिए, और इसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड मान लीजिए, तो दोनों में 10% है बेटा, तो इसका डेप्रिसिएशन आएगा 10,000 रुपये, और इसका भी डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का आएगा 10। तो इससे ही मालूम चलता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन दो फर्स्ट ईयर में दोनों का क्या होता है? 20% है। ओके, तो ये 20,000 हो गया जी। तो दोनों का सेम आएगा, स्टेट में भी और डब्ल्यू में। और इसके बाद जो वैल्यू आती है बेटा इसे बुक वैल्यू कहते हैं। और ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसी को हम लोग रिटर्न डाउन वैल्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? रिटर्न डाउन वैल्यू, यानी बुक वैल्यू का दूसरा नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू। अच्छा सर, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 80,000 आ गई। दूसरे की भी कितनी आ गई? 80,000। फिर से अगर मैं दोबारा से डेप्रिसिएशन निकालूँ, क्योंकि 2 साल का हमें निकालना है डेप्रिसिएशन, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में तो डेप्रिसिएशन वही 20,000 होगा, 20% था, और 20% था तो स्ट्रेट लाइन में तो वही 20,000 है। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जो है उससे कहते हैं 80,000 का 20%, तो क्या होगा बेटा? ये 16,000 होगा। तो एक का आंसर कितना आएगा? 60,000 आएगा। और दूसरे का आंसर कितना आएगा बेटा? 54,000 आएगा। यही आएगा? नहीं नहीं, 64। कितना आएगा? 64,000 आएगा। अब बताइए इसमें मशीन 2 जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड वाला है उसका बैलेंस क्या हो गया? 4,000 से ज़्यादा आ रहा है। क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा था कि क्लोजिंग बैलेंस में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो क्लोजिंग बैलेंस में इन दोनों में डिफरेंस 4,000 का है, मशीन 1 से मशीन 2 में। तो यहाँ लिखा हुआ आंसर वैल्यू ऑफ मशीन 2 इज मोर बाई 2,000। ये तो नहीं है सर। वैल्यू ऑफ मशीन इज मोर बाई 4,000, क्या ये सही है? वैल्यू ऑफ मशीन इज वैल्यू ऑफ मशीन 2 इज मोर बाई 4,000। बताइए कौन सा आंसर है बेटा? सी। समझ में आ गई बात ये आपको? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंबुजा सीमेंट लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर रुपीज अंबुजा सीमेंट लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑन 1st January 2019 for rupees 1,20,000. Installation expenses were rupees 10,000. Its residual value after 10 year is 5,000. कह रहे जी 10 सालों के बाद इसका जो रेसिजुअल वैल्यू है यानी स्क्रैप वैल्यू जो है वो रहेगा 5,000 रुपये, और इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 10,000 है, और ख़रीदी गई है मशीन 1,20,000 रुपये की। 1 मार्च, देखो परचेज किया था जनवरी में बेटा, और ये बता रहे हैं कब की डेट दे रहे हैं आपको? 1 मार्च की डेट दी इन्होंने। कहा कि उस दिन हमने एक्सपेंस किया था इसके रिपेयर पे, और उस एक्सपेंस का अमाउंट कितने का है? 2,000। तो आपको पता होना चाहिए किसी भी एसेट्स में परचेज करने के बाद जो भी खर्चे होते हैं यूज़ करने से पहले पहले वो कॉस्ट में ऐड होते हैं, लेकिन यूज़ करने के बाद कोई भी एक्सपेंस उसके अंदर ऐड नहीं होता। जैसे इन्होंने बताया कि भाई हमने ख़रीदा था जनवरी में और मार्च में खर्च किया है, तो इसका मतलब यूज़ करने के बाद किया है ये खर्च। फिर ये कहते हैं कि डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड, कि डेप्रिसिएशन जो है बेटा वो स्ट्रेट लाइन मेथड से है। बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, हर साल के 31 मार्च में हम बुक्स को क्लोज कर रहे हैं।
अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द करेंट ईयर, पहले साल का फर्स्ट ईयर का आपको डेप्रिसिएशन बताना है। इस क्वेश्चन में आप देखो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन मेथड में कितना परसेंट डेप्रिसिएशन होगा ऐसा मेंशन नहीं है, तो आपको इसमें फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन उसके फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा बेटा। स्ट्रेट लाइन मेथड में जब हम लोग डेप्रिसिएशन निकालते हैं एसएलएम से, तो उसका मेथड था जो भी कॉस्ट है प्लस कोई एक्सपेंसेस है और माइनस का स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई, ये कॉस्ट नहीं, यहाँ पे परचेज प्राइस प्लस एक्सपेंस। अगर परचेज प्राइस और एक्सपेंस को ऐड करते हैं तो बेटा इसे हम लोग कॉस्ट कहते हैं। माइनस का सैल्वेज वैल्यू, रेसिजुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू और डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड लाइफ, ये फॉर्मूला बेटा एस्टिमेटेड लाइफ। अब इस क्वेश्चन में हम लोग फिट करते हैं, परचेज प्राइस हमारे पास 1,20,000 है और एक्सपेंसेस है लेकिन हम लेंगे नहीं, क्यों सर? क्योंकि यूज करने के बाद क्या खर्चे है ना, ये नहीं आएगा। और सैल्वेज वैल्यू इस क्वेश्चन में कितना है बेटा बताओ? सैल्वेज वैल्यू है आपका कितना? 5,000 और डिवाइडेड बाई लाइफ बता दीजिए 10 साल, तो बेटा ये 15,000 हो गया, 1,15,000 सही है। ये 1,15 को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, बताइए कि 10 करें कितना? अच्छा इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है, हाँ जी इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है 10,000, बाकी के एक्सपेंसेस हमने नहीं लिए। स्क्रैप वैल्यू हमारे पास था 5,000 का और डिवाइड बाई हमने लिखा 10, 1,30,000 में से 5 गए, कितना आया बेटा? 1,25,000 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आ गया इसे? 12,500 आ गया जी। अब 12,500 आ गया तो 12,500 का जो डेप्रिसिएशन इसमें से कौन सा दिख रहा है आपको? सी दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, द बैलेंस ऑफ मशीन ऑन 31st March 2019 इज ₹97,200. द मशीन वॉज परचेज ऑन 1st April 2017। तो बेटा आपने जो मशीन खरीदी है वो 97,200 की है। डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है? 10% बाई डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन एज ऑन अप्रैल 2017 वुड बी। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या किया कि आपको ना बैलेंस दे दिया, वो भी कब का दिया? 31st March 2019 का। देखिए इसको मैं आपको समझाऊं कि सबसे पहले आप आइए, पहले होता है कॉस्ट, उसमें से हम लोग माइनस करते हैं क्या? डेप्रिसिएशन। तो क्या आता है बेटा हमारा? बुक वैल्यू। अगर ये डेट हमारी परचेज की डेट जो है 1 अप्रैल 2017 की है तो डेप्रिसिएशन के बाद ये वाली डेट आएगी 1 अप्रैल 2018 की। उसके बाद बेटा हम दोबारा से क्या माइनस करेंगे? डेप्रिसिएशन जब माइनस करेंगे तो ये वाली डेट कौन सी आएगी? 1 अप्रैल 2019 की। और क्वेश्चन में ना बेटा सबसे पहले यही वाली डेट गिवन है। बताओ इतना क्वेश्चन समझ में आया आपको? अब बताइए यहाँ पे डेट अमाउंट गिवन है 31 मार्च 2019। बेटा 31 मार्च 2019 और 1 अप्रैल 2019 में फ़र्क नहीं, अमाउंट दोनों का सेम ही होता है। जो 31 मार्च को है वही एक दिन बाद की वैल्यू मानेंगे हम। यहाँ पे क्या ले लेते हैं? 97,200। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? इतना क्लियर है? कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं? अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप इसको 31 मार्च 2019 रख दीजिएगा, 31 मार्च 2018 रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। वापस आइए। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मुझे ना आप ये वाली वैल्यू बताओ, ये वैल्यू कौन सी है और मेथड भी कौन सा बताया? कमाल की बात है, इन्होंने बताया कि जी 10% है। WDV मेथड से। कौन सा मेथड है? WDV मेथड। WDV कहता है कि 10% इसका निकलेगा पहली बार में, जो यहाँ आएगा उस पर दोबारा से 10% इसका निकालना है, उसके बाद ये आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको रिवर्स ले जाना है बेटा। पहले ये इसका सॉल्व करेंगे, उसके बाद यहाँ जाएंगे आप। ठीक है जी? अब ध्यान से सुनोगे मेरी बात को। मान लीजिए ये वैल्यू x है, ऐसा मान के चलो। इस x में से कितना परसेंट माइनस हुआ होगा? इस x वाली वैल्यू में से कितना परसेंट माइनस किया है कि बुक वैल्यू आ गया? 10% माइनस किया। ये टोटल x है और जो भी वैल्यू टोटल में से 10% माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब ये अपने आप में कितना परसेंट है बेटा? 100%। x ना मान के उसको कितना परसेंट मान लेंगे आप? 100 में से 10% माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? तो इसका मतलब ये जो बुक वैल्यू अपने आप में कितना परसेंट है? 90% है। कितना है? तो किसी भी चीज़ की अगर 90% है तो इससे रिवर्स जाने के लिए 97,200 को डिवाइड कर देंगे 90% से, 90 और ऐसे कर देंगे। कितना आ रहा है बेटा बताओ तो ज़रा इसे सॉल्व करके।
8,000, तो ये वैल्यू आपकी आ गई जी 1,08,000। फिर इसी तरीके से आप सोचिए कि ये आपका 100% था, उसमें से 10% गया तो कितना बचा 90%। अब 90% का अगर एक्चुअल वैल्यू निकालना है तो उसका भी तरीका यही है, 1,08,000 डिवाइडेड बाई 90 इंटू का 100, कितना आ रहा है सर ये 1,20,000। तो इसका मतलब है यहाँ पे कितना वैल्यू रहा होगा 1,20,000 है। रिवर्स लेके जाना है बेटा, अगर आप रिवर्स नहीं करेंगे और डायरेक्ट नहीं करेंगे, लेट बी एक्स करके करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा आपका, बहुत ज़्यादा। इसको याद करवाने का मैं दूसरा तरीका भी आपको समझा देता हूँ, मतलब एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ जिससे ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाए, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, दिमाग में बैठा लेना। देखिए बेटा देखो बेटा, यहाँ पे डेट है 1/1/2018, हमने लेस करा सर डेप्रिसिएशन, और 1/1/2019 आ गया है। उसके बाद हमने फिर से लेस करा सर डेप्रिसिएशन, ठीक है सर, और यहाँ पे मैंने वैल्यू ले ली है 90,000। 10% कितना होता है बेटा 9,000, और यहाँ पे ये आया 81,000। फिर हमने 10% ले लिया, बताओ कितना आ जाएगा 8100। अब बताइए कितना बचा, बताओ 70, कोई कैलकुलेट नहीं कर रहा होगा बैठ के, 71,900, 71, करो कैलकुलेट करके चेक करो सही है। अब माइनस नहीं करेंगे, बस ऐसे देखते रहेंगे तो कैसे समझ में आएगा, माइनस कीजिए पहले। कर लिया जी। ये वैल्यू कब की आ गई बेटा, ये आ गई है 1 जनवरी 2020 की। अब मान लीजिए कि मैंने इसी क्वेश्चन में से सारी वैल्यू हटा दी, मैंने आपको बस ये इन्फॉर्मेशन दिया कि मशीन की कीमत 1 जनवरी 2020 में 72,900 है, मेथड हमारा WDV मेथड है, और मुझे डेप्रिसिएशन, आप डेप्रिसिएशन मैंने 2 साल लगाया है, उससे पहले क्या वैल्यू रही होगी आपको ये बताना है। तो इसको रिवर्स जाने का क्या तरीका है बेटा, वापस से बताइए, ध्यान से सुनिएगा। रिवर्स जब भी जाना है तो यहाँ से यहाँ पहुँचने की पहले कोशिश करेंगे, इस वाली वैल्यू को आप 100% लेंगे, और 100 में से 10% गया तो कितना परसेंट बच गया बेटा 90% बच गया। इसका मतलब 72,900 को डिवाइड करना होगा 90% से, 90% नीचे का 100 जो है ऊपर चला गया। ये सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 9/72 और 9 कितना आया जी 81,000 आया। अब दोबारा से मुझे उसका रिवर्स लेना है तो क्या करना पड़ेगा बोलो, 81,000 डिवाइड बाई 90%, कितना आ गया जी, ये आ गया 90,000। कहानी समझ में आ रही है आपको। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को जहाँ पे डेट आपको इस तरीके से मेंशन हो तो वो सॉल्व कर सकते हैं। एक और मैं दे देता हूँ, ये लीजिए जी 8,100, बताइए इसमें क्या वैल्यू होगी, फटाफट बताओ तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। निकाल लिया आप लोगों ने। तो पहले क्या करेंगे बेटा, 8100 अपने आप में कितना परसेंट है बता सकते हैं आप, तो 90% है तो 90, और यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया बेटा, फिर ये 9,000, तो ये वाली वैल्यू आई ना। अब बताइए 9,000 जो है वो अपने आप में कितना परसेंट है, 90 से डिवाइड करा, फिर से कितना आया जी ये 10,000। अगर ये मान लीजिए 15% होता है, एक एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए, यहाँ पे 15% होता, ये 15% होता है बेटा, तो यहाँ ये 8100 किससे डिवाइड करते आप बोलो, 85% से हम लोग डिवाइड करते और फिर रिवर्स करते। समझ गए, पीछे की डेट में जाना है तो ये तरीका है हमें सॉल्व करने का इस क्वेश्चन को। चलिए, जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था हमारा बेटा 1,20,000। बताइए जी, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन दी करंट एसेट्स। बेटा करंट एसेट्स पे कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्स एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट, ये जो वर्ड है ना डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन एक्चुअल में फिक्स एसेट्स के लिए यूज होता है, इंटेंजिबल एसेट्स के लिए यूज होता है अमोर्टाइजेशन। क्या होता है जी, अमोर्टाइजेशन।
फिक्टिशियस एसेट्स पे डेप्रिसिएशन ही लगता है, इसे रिटर्न ऑफ करा जाता है ईयर के एंड में। तो ये तो है ही नहीं कोई ऐसा एसेट्स ही, ये तो लॉस होता है। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है? एक तरीके का लॉस जो होता है, जो कैपिटल में से पहले माइनस नहीं किया गया था, उसको हमने एसेट साइड में रख रखा है बस। तो इसका सही आंसर क्या है बेटा? फिक्स्ड एसेट्स। अच्छा जी, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स इज 1,20,000। कह रहे जी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स इज 1,20,000, 1,20,000 रुपये का ओरिजिनल कॉस्ट है। सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू है, रेसिजुअल वैल्यू है, कितना है बेटा? 6,000 रुपये। यूजफुल लाइफ कितना है? 6 साल। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड, आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है। तो हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? पहले हमें निकालना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। क्या निकालना पड़ेगा सर? एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस, कॉस्ट मैंने बोला है ना, मैंने परचेज प्राइस नहीं बोला, कॉस्ट माइनस का स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड लाइफ। अगर मैंने परचेज प्राइस लिया तो उसमें एक्सपेंसेस भी ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट हमारे पास कितना है बेटा? 1,20,000। और सैल्वेज वैल्यू कितनी है? 6,000। लाइफ कितना है? 6 साल। तो कितना हो गया जी? 114 डिवाइड बाई 6। बताइए कितना आ रहा है ये? 1,20,000। नहीं, यहां पे बताओ ना एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? एनुअल डेप्रिसिएशन बताइए। अरे ऐसे कैसे आ जाएगा? हाँ, 1,14,000 सही है भाई, ये सही था। अब बताइए कितना आ रहा है? 19,000 आया। अब रेट निकालना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में जो एनुअल डेप्रिसिएशन है बेटा 19,000, उसे डिवाइड करते हैं किससे? कॉस्ट से। कॉस्ट कितना है सर? 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 100। सॉल्व करो इसको, यानी सभी का 15.8 आ रहा है, तो सही आ रहा होगा, फिर क्या बताना। 8%। कौन सा आंसर हुआ बेटा? सी। सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर द SLM इन द फॉलोइंग केसेस? यहाँ पे भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताना है बेटा आपको, और यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट, सैल्वेज वैल्यू, रिपेयर चार्जेस दे रखा है, लेकिन ये रिपेयर चार्जेस कब हुए हैं? सेकंड ईयर में। तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, लेकिन आप मुझे बताइए सेकंड ईयर का जो रिपेयर चार्जेस है वो इसमें ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये यूज करने के बाद के एक्सपेंसेस है, ठीक है सर। निकालिए तो जरा, पहले एनुअल डेप्रिसिएशन निकालेंगे जी। एनुअल डेप्रिसिएशन कितना होगा जी? 1.5 लाख। और सैल्वेज वैल्यू है इसका 15,000 डिवाइडेड बाय लाइफ है 9 साल। तो ये आ गया जी 1,35,000 डिवाइड बाय 9। ये आ गया जी 15,000 रुपये। फिर आइए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पे। एनुअल डेप्रिसिएशन हो गया जी 1.5 लाख, और कॉस्ट है कितना इसका? 15,000, और ये कॉस्ट है कितना? 1.5 लाख। कितना आया जी ये आ गया सर 10% पर एनम। कहाँ है 10%? बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड? आपको पता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता था कि जो भी आपका बुक वैल्यू आता है उसी बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन हर बार कैलकुलेट होता है, पहला। दूसरा कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में जो डेप्रिसिएशन होते हैं वो हर साल धीरे धीरे क्या होते हैं बेटा? कम होते जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि ये बिल्कुल कम हो जाता है लेकिन जीरो नहीं होता, जबकि स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो एक बार पढ़ के देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं ये। द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट्स बिकम जीरो, क्या ये पहली बात सही है? क्या इसका फीचर है ये पहला वाला पॉइंट बेटा? और इन्होंने क्या पूछा आपसे? नॉट अ फीचर। तो बताओ, यही दिख रहा है मेरे को तो सबसे पहले। बाकी पढ़ के देखते हैं। द डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स नॉट ऑन द कॉस्ट, क्या ये बात सही है? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन स्पेसिफिक एसेट्स रिड्यूस एवरी ईयर, हर साल कम होता जाता है डेप्रिसिएशन। देयर इज अ नो नीड टू एस्टिमेटेड द रेसिजुअल वैल्यू एस्टिमेटेड लाइफ एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि भैया आपको स्क्रैप वैल्यू की जरूरत नहीं होती जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है, और बिल्कुल सही है ये, ठीक है। चलें आगे। तो इसका आंसर क्या है बेटा? ए।
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एज द डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को इनमें से कौन सी बात जो है आपके लिए सुटेबल है, डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है। पहले में लिखा वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, डेप्रिसिएशन से हमें ना एसेट्स की वैल्यू पता चलती है साल के आखिर में उसकी वैल्यू क्या है। दूसरा है एसेट्स का वेरिफिकेशन करना आसान होता है। तीसरा है एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, कि जितना भी एसेट्स है उसको पूरी लाइफ में उसको बांटा जाए। डिक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स। अब कहानी को ध्यान से समझिए। देखिए बेटा, हमारे पास ना दो टाइप के एसेट्स, एक करंट एसेट्स और एक फिक्स एसेट्स। जो करंट एसेट्स है उसे तो कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है जी। लो फिक्स एसेट्स को हम लोग सिर्फ यूज करते हैं। क्या करते हैं? यूज करते हैं और उसका बेनिफिट लेते रहते हैं। लेकिन एक सही मायने में बताओ, वो जो हम यूज कर रहे हैं उसका जो बेनिफिट ले रहे हैं वो तो हमारे एक्सपेंस का पार्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था? भाई आप सोचिए ना बेटा, इधर ध्यान दो सभी लोग। अगर आपने 20,000 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और आपको पता है ये 2 साल ही चलेगा, इसका मतलब हर साल कितने का नुकसान होने वाला है? 10,000 रुपये का नुकसान होने वाला है। तो कोई भी चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हो, कोई भी चीज़ आप बना रहे हो, तो ये उसका खर्चा है कि नहीं है? ये खर्ची तो है, लेकिन हम इसे लिखे कैसे? तो कहानी ये है कि इनको बताया गया कि जो करंट एसेट्स है उसे तो इजीली कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, वो तो आप ठीक है, लेकिन एसेट्स को तो आपने लिख दिया और खर्चे में लिखना है। तो खर्चे में ये कहा गया कि जो भी आपका एसेट्स है, मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा है 20,000 साल के स्टार्टिंग में, साल के एंड तक इसकी वैल्यू जाके हो जाती है 10,000 रुपये। तो इसका मतलब इस पूरे साल में मैंने कितना इस्तेमाल कर लिया? बोलो 10,000। फिर अगले साल कितना इस्तेमाल कर लूँगा मैं? 10,000। और लास्ट में क्या बच जाएगा? ये। तो इसी चीज़ को कोई भी एसेट्स को उसके लाइफ के हिसाब से बांट दिया जाए, उसे कहते हैं एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। उसके जो कीमत है फिक्स एसेट्स की, उसको हमने बांटा है बेटा ड्यूरिंग द लाइफ, एक बार में उसको पूरा खर्चे में नहीं दिखाया। खर्चा ही है, फिक्स एसेट्स एक तरीके का एक्सपेंस ही है, लेकिन ऐसा एक्सपेंस है जिसको एक बार में सेम ईयर में आप इसे रिटर्न ऑफ नहीं कर सकते। भाई आप मशीन खरीदते हो, उसे मशीन के नाम से लिखोगे, रिपेयर करते हो आप सेम ईयर में लिख दो, इलेक्ट्रिसिटी को सेम ईयर में लिख दो, एडवर्टीजमेंट को सेम ईयर में लिख दो, लेकिन एसेट्स को आप सेम ईयर में नहीं लिखेंगे। जितनी उसकी लाइफ है उतनी लाइफ में थोड़ा थोड़ा करके उसको पीएनएल अकाउंट में लिखेंगे। तो यहाँ तक जो हमने इस्तेमाल किया वो जाएगा पीएनएल में, उसके बाद ये इस्तेमाल होगा फिर जाएगा पीएनएल में। 4 साल लाइफ होगी तो यही 20,000 रुपये कितने हिस्सों में बटेगा? 4 साल में बटेगा, और थोड़ा थोड़ा करके खर्चे में लिखा जाएगा। है खर्च, लेकिन लिखा थोड़ा थोड़ा करके जाता है। ऐसी चीज़ों को कहते हैं एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। जो भी उसकी कीमत है उसको एलोकेट कर दिया उसके लाइफ के हिसाब से पीएनएल अकाउंट में। बात समझ रहे हैं आप? अब बात करते हैं कि सर ये वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एसेट्स को वैल्यू करने का, डेप्रिसिएशन से एसेट्स वैल्यू होता नहीं साहब, डेप्रिसिएशन से एसेट्स वैल्यू नहीं होता। मार्केट का रेट कुछ और चल रहा होगा, वो तो आप अपने खर्चे को पीएनएल में लिखना चाह रहे थे इसलिए डेप्रिसिएशन लगा रहे थे। आप एसेट्स की कीमत पता नहीं करना चाह रहे, तो एसेट्स की कीमत तो बढ़ भी सकती है। मतलब मार्केट में डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है किसी चीज़ का। मान लीजिए अचानक से फर्नीचर की मार्केट में ऐसा हो जाए कि भाई बंद कर दिया जाए कि आपने प्लाईबोर्ड वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, तो यही बेंचेस अगर मैं ओलेक्स पे बेचना चाहूँगा तो पता लग रहा है इसकी औकात से ज़्यादा कीमत में बिकने लग जाएगी, अगर किसी को डिमांड है और फर्नीचर बना नहीं पा रहे वो लोग। तो बेटा ये वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स तो बिल्कुल गलत है। वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, इससे क्या मतलब है? एसेट्स वेरीफाई कैसे करेंगे? आपके स्कूलों में आपने देखा होगा जो भी एसेट्स खरीद के लाते हैं ना उस पर एक सीरियल नंबर डाल देते हैं वो, और उसे बिल वगैरह से मैच करते हैं, उसको जाके चेक करते हैं। ये सब वेरिफिकेशन का एक तरीका है। डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू, डेप्रिसिएशन से मार्केट वैल्यू डिक्रीज होती है, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट वैल्यू किसी और वजह से फ़र्क पड़ रहा होता है और यहाँ कोई और वजह है। तो इसका सही मायने में क्या आंसर है बेटा? एलोकेशन ऑफ एसेट्स। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? आंसर बताइए कौन सा है? बी, सी। अमोर्टाइजेशन रिफर टू राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है जी, राइटिंग ऑफ वर्ड है, मतलब इसको खर्चे में लिख देना, प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देना। यही राइटिंग ऑफ ही एलोकेशन का ही वर्ड है एक तरीके का। ठीक है, राइट ऑफ करना इंटेंजिबल एसेट्स। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ, हम डेप्रिसिएशन किस डेट से कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं? जब हम सामान को खरीद के लाते हैं तब से। रिसीट ऑफ एसेट्स एट बिजनेस प्रेमाइसेस, जब वो एसेट्स बिजनेस प्रेमाइसेस पे पहुंच जाता है तब।
ये एसेट्स पुट टू यूज़, जब वो एसेट्स को हम यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है, या जब वो एसेट्स हम लगा देते हैं तब से एसेट्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, कब से होता है बेटा? तो ये होता है एसेट पुट टू यूज़, जब हमने यूज़ किया, करना स्टार्ट किया, वहाँ से हम डेप्रिसिएशन लेते हैं। उससे पहले तो हम बस उसके कॉस्ट में खर्चे ऐड करते जाते हैं, हम खरीद के लाए, फिर लाने के खर्चे, उसके बाद उसे लगवाने के खर्चे, जब यूज़ करना स्टार्ट किया वहाँ से वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना स्टार्ट होगा। समझ गए बात? अब आज भी द WDV ऑफ एन एसेट्स आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद, ध्यान से सुनना, वैसे क्वेश्चन है जैसा ऊपर था बेटा। WDV रिटर्न डाउन वैल्यू, यानी बुक वैल्यू है ये मेथड नहीं बता रहे, क्या बता रहे हैं, ये बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट्स आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद एक एसेट्स का जो वैल्यू है ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, मेथड कौन सा लगाते हुए आ रहे थे, रिड्यूसिंग, कितने परसेंट के हिसाब से, 15%, क्या वैल्यू आ रही है 49, पूछ रहे हैं ओरिजिनल, यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर में पहले साल का डेप्रिसिएशन लगा, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन लगा, और तीसरे साल का डेप्रिसिएशन लगा। थर्ड ईयर का ये वाला वैल्यू दे रखा है 49130, और ये डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है, और आपसे पूछा गया ये। चलो इस बार मेहनत करो, खुद से कोशिश करो, कोई आंसर नहीं बताना बेटा, पहले करने दो उनको, गलत करें जो भी करें कर लें, लेकिन खुद से करें। बताइए बच्चे, ये वाली वैल्यू क्या आई है, किसी ने निकाला? बोलो बेटा कितना आया, बोले बोले, कौन सी वाली? थर्ड ईयर के स्टार्टिंग वैल्यू 57,800। उसके बाद वापस से रिवर्स लेंगे तो यहाँ की वैल्यू 68,000, ठीक है जी। तो उसके बाद यहाँ पे डेप्रिसिएशन वापस से, तो ये वाली वैल्यू कितना बताया आपने, 80,000। आ गया ना करना आपको? चलिए, डेप्रिसिएशन अराइजेस बिकॉज ऑफ, डेप्रिसिएशन क्यों होता है भाई, क्या काउजेज है इसके? फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, इन्फ्लेशन, इन वेयर एंड टियर। बेटा इन्फ्लेशन से हमारे एसेट्स का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो स्टॉक पे फर्क पड़ता होगा, हमारे यूज करने वाले एसेट्स पे इन्फ्लेशन से क्या मतलब। फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू में फॉल आना, और वेयर एंड टियर, टूट फूट जाना, टूटने फूटने की वजह से ये कम होता है, और इसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये कोई रीजन नहीं है भाई, आप कोई चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, रखे रखे उसकी वैल्यू गिरेगी, उसका कोई रीजन होगा। एसेट्स की वैल्यू कम हो जाने को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, और इसका रीजन ये है। ये बात समझ में आ रही है? तो इसका आंसर क्या बना बेटा, वेयर एंड टियर। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, वर्ड ध्यान से सुनना, क्या लिखा हुआ है, डेबिटेड। भाई आप जब मशीनरी अकाउंट या कोई एसेट्स का अकाउंट बनाते हो, जब सेल करते हैं तो क्रेडिट साइड लिखते हैं, लॉस होता है तो क्रेडिट साइड लिखते हैं लॉस, और प्रॉफिट होता है तो डेबिट साइड लिखते हैं प्रॉफिट। सही बात है ये? अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताइए हमने किसी एसेट्स को बेचा है, उस पर लॉस हुआ है और हमने डेबिट किया है, तो लॉस हुआ डेबिट किया, तो आप एसेट्स अकाउंट में तो लिख ही नहीं सकते। एसेट्स अकाउंट में लॉस किस साइड लिखाता है बेटा, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में कहां लिखाता है, तो P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये डेबिट साइड लिखाता है लॉस। फाइनल अकाउंट याद है ना, वहां पे हमने लिखा था। आइए, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यानी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, बाय विच द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉल ईयर बाय ईयर। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल कम होता है, या डेप्रिसिएशन कम होता है हर साल? डेप्रिसिएशन कम होता है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कम नहीं होता। रेट तो वही रहता है फिक्स, बस हम बुक वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं, हर साल वैल्यू कम होती जाती है। द अमाउंट ऑफ ऑन विच डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड फॉल्स ईयर बाय ईयर। जिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है वो वाली वैल्यू हर साल कम होती रहती है। क्या ये बात सही है कि नहीं है? ये सही है। रेट एज वेल एज द अमाउंट टू विच इट इज अप्लाइड फॉल ईयर ईयर। कह रहा रेट भी कम होता है और अमाउंट भी कम होता है। क्या ये बात सही है? नहीं बेटा, ये भी सही नहीं, ये भी सही नहीं। कौन सा सही है सर? बी। स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज दैट मेथड अंडर विच डेप्रिसिएशन इज चार्ज। बताओ इसका आंसर देख के एक बार अच्छे से पढ़ लो, पहले आप पढ़ने दो सभी को।
कौन सा आंसर है बेटा? बी, डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डेप्रिसिएशन है वो किस पे निकाला जाता है बेटा? वो ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट किया जाता है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी इज डेबिटेड टू, कह रहे जी डेप्रिसिएशन जो है चार्ज ऑन मशीनरी इज डेबिटेड टू, मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया, चार्ज करना मतलब उस पर आपने चार्ज किया, कैलकुलेट किया और उसको आपने डेबिट कर दिया। कौन से अकाउंट में? तो ध्यान से सुनो, एंट्री में बताता हूं आपको। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। क्या जनरल एंट्री होती है इसकी? डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। बेटा मशीन का अकाउंट बनाओगे तो डेप्रिसिएशन को किधर लिखोगे, लेकिन डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाओगे तब किधर लिखोगे? तो बेटा डेप्रिसिएशन कौन से अकाउंट में डेबिट होता है? बोले जी कौन से में होता है? द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज मशीनरी इज डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट होता है सर। यानी इसका मतलब ये था कि किस अकाउंट को आप डेबिट करते हैं जब डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करते हैं किसी भी मशीन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, कौन कौन सी वजह है जिसकी वजह से एसेट्स की वैल्यू पे इफेक्ट करता है और उसकी वजह से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं हम लोग। भाई डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला याद थे ना? क्या फॉर्मूला है? एक तो है कॉस्ट माइनस का स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई एस्टिमेटेड लाइफ। तो ये तीनों चीज़ों में कोई भी चेंज आएगा बताओ डेप्रिसिएशन चेंज होगा कि नहीं होगा? तो ये कॉस्ट ऑफ एसेट्स पे इससे भी फर्क पड़ता है, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ भी है, एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू भी है, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर बताइए बेटा, ऑल ऑफ दीज। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, जो डेप्रिसिएशन है किसी भी एसेट्स पे जो डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करते हैं ये एक्सपेंस है, ये तो मैंने आपको बता दिया था। क्या ये कैश ट्रांजैक्शन है? आपको लगता है ये कैश में लेन देन हो रहा है क्या? नहीं सर। क्या ये इंटरनल ट्रांजैक्शन है, एक्सटर्नल है? बताओ क्या है ये? इंटरनल ट्रांजैक्शन, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, क्या है ये बोलिए? ट्रांजैक्शन नहीं, ये क्या है? इवेंट है। क्या है? इवेंट है। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स होता है ना, तो वो इवेंट है ये, तो नॉट ट्रांजैक्शन एट ऑल, इवेंट है बेटा ये। यहां पे आप लिख भी लेते हो। विच वन इज नॉट द कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, बताइए जी किसकी वजह से डेप्रिसिएशन होता है, किसकी वजह से नहीं होता, यानी किस वजह से एसेट्स की वैल्यू पे इफेक्ट पड़ रहा होता है? टाइम के गुजरने की वजह से। हाँ सर। ऑब्सोलेशन, मार्केट में सेम टाइप के प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी में आ जाएंगे तो आपकी भी वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा। नेचुरल वियर एंड टियर, सही बात है। प्राइस फ्लक्चुएशन, नो सर। समझ गए? तो सवाल आंसर बताओ ना इसमें कौन सा है? प्राइस फ्लक्चुएशन, ये आंसर है इसका। आइए जी, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक छोटा सा पढ़िए, आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा, पहले खुद से बनाइए। A machine is purchased on 1st April 2018 for rupees 80,000, यानी परचेज प्राइस है ये, कॉस्ट है ये। Expenses incurred on its installations 20,000, residual value at the end, expected useful life 4 year, उसके बाद उसकी वैल्यू है 10,000। स्ट्रेट लाइन मेथड से फॉर द ईयर 31 मार्च 2019 में आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट बताना है। तो बेटा एनुअल डेप्रिसिएशन के लिए कॉस्ट कितना है सर? 80,000 ये है, और प्लस एक्सपेंसेस है हमारे पास 20,000 रुपये। स्क्रैप वैल्यू कितना है बेटा? 10,000, और लाइफ कितना है? 4। तो ये 1 लाख में 10 गया, कितना है जी? 90,000 डिवाइडेड बाई 4, बताइए सर। 22,500। तो ये हर साल तो डेप्रिसिएशन यही होगा ना इसका। तो अब बताइए, डेप्रिसिएशन इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर तो है, ठीक है। फिक्स एसेट्स खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन हर साल उसके कॉस्ट को एलोकेट करना वो हमारे लिए क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन, किस पे कैलकुलेट करते हैं, किस पे चार्ज करते हैं हम लोग? फिक्स एसेट्स पे। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या होती है? हर साल डिक्रीज होती जाती है। द टर्म इज यूज टू राइट ऑफ, राइट ऑफ वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं?
ठीक है, डेप्रिसिएशन, द टर्म डेप्रिसिएशन यूज फॉर राइट ऑफ। देखो मैंने आपको बताया था एलोकेशन को ही हम लोग राइट ऑफ भी कहते हैं, यानी पीएनएल अकाउंट में हम कुछ लिख रहे होते हैं, एक तरीके से उसे कहते हैं रिटर्न ऑफ करना। तो इनका सवाल ये है कि डेप्रिसिएशन जो हम लोग रिटर्न ऑफ करते हैं, ऐसे बोल रही है, जो डेप्रिसिएशन हम लोग रिटर्न ऑफ करते हैं वो किसके लिए यूज कर रहे हैं? क्या सारे फिक्स एसेट्स के लिए, टेंजिबल एसेट्स के लिए, इंटेंजिबल के लिए, या वेस्टिंग के लिए? बेटा देखो आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इंटेंजिबल के लिए हम लोग क्या लेते हैं? अमोर्टाइजेशन। फिक्स एसेट्स के लिए क्या लेते हैं? डेप्रिसिएशन। लेकिन लैंड पे तो डेप्रिसिएशन लगता नहीं, तो ये सही मायने में तो इसका आंसर सही वाला कौन सा है? बी, क्योंकि डेप्रिसिएशन हम लोग यूज करते हैं टेंजिबल फिक्स एसेट्स अदर देन लैंड। लैंड पे डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगता बेटा? क्योंकि उसका लाइफ जो है वो अनलिमिटेड होता है, तो उसमें डिफाइन नहीं कर सकते कि लाइफ कितना है, 8 साल, 10 साल, 20 साल, आप डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेप्रिसिएशन के लिए लाइफ का जो पता होना, एस्टिमेटेड लाइफ का मालूम होना जरूरी होता है। अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड। बताइए कौन सी वैल्यू पे आप कैलकुलेट करते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट पे। डिमिनिशिंग में हम लोग बुक वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं, और बुक वैल्यू किसे कहते हैं बेटा? रिटन डाउन वैल्यू को कहते हैं। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन? बाकी सारी चीजें जो है ना वो कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन है बेटा, ध्यान रखना। अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन मार्केट वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड रिटन डाउन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इज, क्या मेन ऑब्जेक्टिव है भाई? ये सारे मेन ही ऑब्जेक्टिव है। इससे अगर आप डेप्रिसिएशन नहीं निकालेंगे तो आपका पीएनएल अकाउंट गलत है, उसमें आपने खर्चे नहीं लिखे। खर्च तो हुआ है लेकिन लिखा नहीं आपने। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आपको पता नहीं चल पा रही है, और रिप्लेसमेंट के लिए फंड भी चाहिए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं बेटा, डेप्रिसिएशन से इन सब चीज़ों का बेनिफिट है। मैं अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होता है बेटा? उसमें कांस्टेंट होता है डेप्रिसिएशन का अमाउंट, इज कांस्टेंट एवरी ईयर। डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज ऑन, बताइए, गुड्स पे, गुडविल पे, मशीनरी पे, फर्नीचर पे, ध्यान से, गुड्स पे। डेप्रिसिएशन सब पे लगता है, किस पे नहीं लगेगा वो बताना है सर? गुड्स करंट एसेट्स है बेटा। बेटा ये भी फिक्स एसेट्स है, ये भी फिक्स एसेट्स है, ये भी फिक्स एसेट्स है, और फिक्स एसेट्स का एक पार्ट होता है क्या? इंटेंजिबल एसेट्स, है तो फिक्स ना। इस पे जो डेप्रिसिएशन लगता है उसको हम लोग टर्म अलग ही, जब डेप्रिसिएशन नॉर्मल टर्म की बात कर रहे हैं, ये ना अमोर्टाइजेशन को भी डेप्रिसिएशन ही कहते हैं हम लोग। समझ में आ रही बात? तो इंटेंजिबल एसेट्स पे भी लगता है, टेंजिबल पे लगता है, बस इंटेंजिबल वाले को हम लोग कहते हैं क्या? अमोर्टाइजेशन। लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके हिसाब से यहां पे क्या सही था? गुड्स। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन फिक्स एसेट्स। फिक्टिशियस क्या होते हैं बेटा? ये वो लॉसेस हैं जिनको अब तक रिटर्न ऑफ नहीं किया गया। रिटर्न ऑफ मतलब इसे पीएनएल अकाउंट में नहीं लिखा गया, उस लॉस को खत्म नहीं किया गया है, वो लॉस अभी भी वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। भाई देखो ऐसा है ना कि जो भी नेट प्रॉफिट आपने पढ़ा हो, नेट लॉस पढ़ा, नेट लॉस को जाके आप कैपिटल से माइनस कर देते। अगर आपने ये बैलेंस शीट बनाया, ध्यान से सुनना, आपने पढ़ चुके अब तक तो फाइनल अकाउंट, आप कैपिटल में से लॉसेस को क्या करते थे? बोलिए बेटा फटाफट। आप नेट लॉस को माइनस करते थे। मैं कह दूं कि नहीं नहीं माइनस नहीं करना, इसे रहने दो। अब बताओ, ध्यान से सुनना, कैपिटल ये आपका इधर है, क्या नेट लॉस आप यहां पे कोई वैल्यू माइनस में लिख सकते हो क्या? इसकी वैल्यू अलग, इसकी वैल्यू अलग। अगर आपने कैपिटल में से माइनस कर दिया, इसका मतलब वो लॉस आपने क्या करा? खत्म कर दिया, कैपिटल माइनस हो गया। हमारे पास अब नेट लॉस का कोई अकाउंट नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं ना, इस साल माइनस मत करना, अगले साल लॉस माइनस कर देना। अब अगले साल माइनस कर देना, ये तो बड़ा गड़बड़ है सर, क्या करें? अब ये लॉस लायबिलिटी साइड होता है तो कैपिटल में से माइनस होना चाहिए, लेकिन माइनस नहीं कर रहे, तो इसको उठा के किस साइड रख देंगे? एसेट्स है। कोई भी चीज हम माइनस कॉलम में माइनस करके नहीं लिखते, किसी भी चीज को साइड चेंज कर देंगे फिर। तो जब वो एसेट्स में कोई लॉस पड़ा हुआ रहता है, कोई लॉस एसेट्स में पड़ा रहे, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं। समझ में आई बात? ये चैप्टर 2 में ही दे रखा है, लेकिन उस वक्त समझना थोड़ा मुश्किल होता है कि
फिक्टिशियस को कैसे समझाए, कौन सा लॉस, कैसे नेट लॉस, कौन से कैपिटल से माइनस हुआ, कुछ समझ में नहीं आता है। तो इस टाइप के लॉसेस जिसको बिजनेस में अभी तक रिटर्न ऑफ नहीं किया गया, खत्म नहीं किया गया, वो एसेट साइड में अभी भी पड़ा हुआ है, उसे क्या बोलेंगे, फिक्टिशियस एसेट्स। करंट आपको पता ही है बेटा, जिसे इजीली कैश में कन्वर्ट करते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स भी मालूम है। चलिए तो डेप्रिसिएशन समझ में आया। डेप्रिसिएशन इज अराइजेस ऑन परचेजेस ऑफ मशीनरी स्पेंट ऑन इट्स कैरेज इज डेबिटेड टू। कह रहे जी कोई मशीन आपने खरीदा और कोई लाने के खर्चे हुए, उसे आप डेबिट करेंगे, किस नाम से लिखेंगे बोलो, डेबिट में क्या आएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होती है ना। तो ये किस अकाउंट में लिखा जाएगा, परचेज में, कैरेज में, इंस्टॉलेशन में, मशीनरी। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन ये करके दिखाइए। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन under the written down value method is 15% per annum. Cost of machinery is 10 lakh. Residual value at the end of useful life is 20,000. Depreciation first year. Method कौन सा है, written down। अब बताओ जी क्या निकालें, ऐसा करेंगे क्या, ऐसे कर सकते हैं क्या, ध्यान से सुनना। 10 लाख इसकी कॉस्ट थी, स्क्रैप वैल्यू 20,000 है, माइनस करा, बच गया जी 9,80,000, इसका निकाला 15%। क्या ये सही है, नहीं बेटा ये गलत है। आप बताओ सिर्फ मशीन की कीमत कितने की है, 10 लाख का, कितना परसेंट है, 15%। फर्स्ट ईयर में कितना हो गया जी ये 1,50,000। डायरेक्ट निकालेंगे बेटा। अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है ना, तो आपको स्क्रैप वैल्यू माइनस करने की जरूरत नहीं होती है। स्क्रैप वैल्यू तब माइनस करते हैं जब एनुअल डेप्रिसिएशन आपको बिना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के निकालना पड़ता है। बताइए यहां तक समझ में आ चुका आपको, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब बड़े क्वेश्चंस पे भी आ जाए।